नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग 2 दिन से बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं क्लासेस ले रही हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। आप लोगों को जो भी इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइए, और यदि समझ में भी आ रहा है तो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए कि मैम हमें सब कुछ क्लियर है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग जो 2 दिन से बीएससी थर्ड ईयर की मैं जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने जो टॉपिक स्टार्ट करवा रखा है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करवा रखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसका यूज हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। किसका यूज करके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करते हुए हम उन सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर ये सब्सटेंस की स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इसमें हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम जब किसी भी रेडिएशंस को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को किसी सब्सटेंस पे डालते हैं तो वो सब्सटेंस उन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करता है, और उनसे जो ट्रांसमिट रेडिएशंस हैं उनको यदि हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष हमें जो दिखता है वो क्या है? सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। जैसे ही वो वाटर की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उनके लिए किसकी तरह बिहेव करने लग जाती है? प्रिज्म की तरह। जब हम किसी सनलाइट को या किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराते हैं तो ये लाइट जो है वो 7 कलर में विभक्त हो जाती है। 7 कलर में जो है वो सेपरेट हो जाती है, और इन सातों कलर्स की पट्टियों को यदि हम किसी फिल्म पे ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, इसका रूलर जो है वो हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म में स्पेक्ट्रम कहेंगे, प्लूरल फॉर्म में इसको स्पेक्ट्रा कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस। मेन चीजें मैं आपको वापस बता रही हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं ये लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं। इसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड एसोसिएट होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड यहाँ इसके साथ एसोसिएट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और अपनी प्रोपोगेशन डायरेक्शंस के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशंस जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर होती हैं, उन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ हमने एक वेवलेंथ स्टडी किया था। वेवलेंथ को मैंने लैम्ब्डा से डिनोट किया था। इसकी यूनिट जो है वो नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, माइक्रोमीटर की फॉर्म में फाइंड आउट की थी। उसके बाद हमने वेव फ्रीक्वेंसी लिखी थी न्यू की फॉर्म में। वेव फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज में होती है। वेव फ्रीक्वेंसी के बाद
हमने ये कहा था कि इनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज एनर्जी होती है और उसकी वैल्यू जो होती है एच न्यू के इक्वल होती है, 1 फोटोन के इक्वल होती है इनकी एनर्जी एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ई और न्यू में तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है कि न्यू जो होता है वो सी बाय लैम्बडा होता है। सी क्या है? लाइट की वेलोसिटी। सी क्या है? लाइट की वेलोसिटी। तो न्यू और लैम्बडा में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यदि मैं इनकी वेवलेंथ या इनकी फ्रीक्वेंसी या इनकी एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करूं तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैं उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या एनर्जी के अकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। मैं इनको एनर्जी की फॉर्म में अरेंज कर रही हूं। कौन सी थी? कॉस्मिक रेज, उसके बाद कॉस्मिक के बाद गामा रेज, गामा रेज के बाद एक्स रेज, एक्स-रेज के बाद यूवी, उसके बाद विजिबल, विजिबल के बाद माइक्रो, माइक्रो रेडिएशंस और फिर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इनकी एनर्जी 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इनकी 10⁻⁷ to 5 थी। इनकी जो एनर्जी थी 10⁻⁵ to 3 थी। इनकी जो थी 10⁻³ to 5 थी। ये 5 to 1.5 थी। इनकी जो एनर्जी थी वो 1.5 से 10⁻⁻1 थी। इनकी एनर्जी जो थी IR, IR, इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव। इनकी एनर्जी 10⁻⁻7 थी। इनकी एनर्जी 10⁻⁻1 से 10⁻⁻3 थी और ये 10⁻⁻3 से 10⁻⁻7 थी। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। तो यहां से यहां जब हम बढ़ रहे हैं तो एनर्जी की वैल्यू तो क्या हो रही है? डिक्रीज। जब एनर्जी डिक्रीज है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज। और लैम्ब्डा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? कॉस्मिक रेज की। हायर एनर्जी और रेडियो वेव्स की सबसे लोअर एनर्जी होगी। वेवलेंथ की बात करें हम तो इनकी जो वेवलेंथ है ये शॉर्टर वेवलेंथ और इनकी जो वेवलेंथ है ये लॉन्गर वेवलेंथ। उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो टाइप्स ऑफ
स्पेक्ट्रा स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा में हमने दो तरीके के स्पेक्ट्रा पढ़े थे, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा जब हम किसी भी सब्सटेंस को उसके ताप दीप्ति तक गर्म करते हैं, रेड हॉट तक जब उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है। यदि हम इनसे निकलने वाली रेडिएशंस को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लेते हैं तो ये स्पेक्ट्रा जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। जब रेडिएशंस एमिट हो रही है उन रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रा होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। एमिशन स्पेक्ट्रा में जो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हमें ब्राइट लाइंस मिल रही थी। उसके बाद दूसरा जो स्पेक्ट्रा पढ़ा हमने वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो एनर्जी उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब किसी सब्सटेंस पे डालते हैं तो वो कुछ रेडिएशंस को तो ऑब्जर्व करेगा और बाकी रेडिएशंस को वो ट्रांसमिट करेगा। ऑब्जर्व उन्हीं रेडिएशंस को करेगा जिसको वो एमिट कर रहा था। अब्जॉर्प्शन उन्हीं रेडिएशंस का होगा जिनको वो एमिट कर रहा था। जो ये ट्रांसमिट रेडिएशंस हैं इनका यदि हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रा कहलाता है ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। इसमें हमें जो है वो एक उस पे ब्राइट सरफेस पे जिस जिस रेडिएशंस को इन्होंने अब्जॉर्व किया है वहां वहां हमें काले पट्टियां दिखाई देंगी या काली रेखाएं मिलेंगी या जो है वो डार्क लाइनें मिलेंगी। तो इस स्पेक्ट्रा को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? जब किसी भी सब्सटेंस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती है तो ये इन रेडिएशंस से ये सब्सटेंस कुछ रेडिएशंस को तो अब्जॉर्व करेगा और बाकी की रेडिएशंस को ट्रांसमिट करेगा। जब इन ट्रांसमिट रेडिएशंस को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे हम लेते हैं या इनका जब स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो ये जो स्पेक्ट्रा होता है इसका बैकग्राउंड तो जो है वो ब्राइट होता है और जो लाइनें मिलती है हमें वो डार्क कलर की मिलती हैं। क्योंकि लाइनें किसकी मिल रही है? जिस रेडिएशंस को इस सब्सटेंस के द्वारा अब्जॉर्व कर लिया गया वहां या जिस वेवलेंथ की जो रेडिएशन अब्जॉर्व हुई वहां तो हमें डार्क लाइनें मिलेंगी और बाकी जो बैकग्राउंड है वो सब ब्राइट होगा। ठीक है। उसके बाद हमने ये जो स्पेक्ट्रास होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इंद्रधनुष बताया था, रेनबो बताया था। रेनबो में जो कलर्स होते हैं उनको हम ये नहीं बता सकते कि इनकी बाउंड्री जो है ये कहां से कहां स्टार्ट हुई, मींस एंडिंग और स्टार्टिंग बाउंड्रीज एक दूसरे कलर्स में घुल मिली होती है, डिस्पर्स होती है, इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसलिए ये जो स्पेक्ट्रा कहलाते हैं ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहलाते हैं। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के एग्जांपल, डिसकंटिन्यूअस जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो दो तरीके के स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं हम, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। जब किसी भी एलिमेंट को हम हीट करते हैं और जब वो ठंडा होता है तो वो क्या करता है, उन रेडिएशंस को एमिट करता है। इन रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रा मिलता है हमें वो सेपरेट बहुत बारीक लाइनों की फॉर्म में मिलता है और दो लाइनों के बीच में डार्क जोन मिलता है। इस स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये जो है वो एटम का स्पेक्ट्रा होता है। उसके बाद बैंड स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि ये जो बैंड स्पेक्ट्रा होता है इसमें बैंड की फॉर्म में, मतलब जो लाइनें हैं वो बहुत बारीक बारीक पास मिलती हैं इस तरीके से। और जब हम इसको किसी बहुत सेंसिटिव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में से देखते हैं तो हमें ये लाइनें, ये जो बैंड दिख रहा है ये बैंड हमें बहुत सारी बारीक लाइनों से मिलके बना हुआ दिखता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रा को जो हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि ये जो है ये स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा है? क्योंकि जब हम
इसी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा जो है वो हम बहुत हाई टेम्परेचर पे लेते हैं, तो ये जो बैंड स्पेक्ट्रा है ये लाइन स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट हो जाता है, लीनियर स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इस स्पेक्ट्रा को बैंड स्पेक्ट्रा जिस सब्सटेंस का लिया था, यदि उसी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा हम बहुत हाई टेम्परेचर पे लेते हैं तो बैंड स्पेक्ट्रा की जगह हमें क्या मिलता है, लीनियर स्पेक्ट्रा। इसका मतलब ये था बैंड स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो मॉलिक्यूल्स का मिलता है और लीनियर स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो एटम का मिलता है। उसके बाद कल हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है मॉलिक्यूल्स की और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके तीन तरीके के मोशंस होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशंस और वाइब्रेशनल मोशन। इन मोशंस के आधार पे जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है, इसलिए मॉलिक्यूल की टोटल जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल हुई, ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशनल एनर्जी प्लस ई वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशन मोशन होता है, कौन सा, ट्रांसलेशन मोशन, इस मोशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है वो कौन सी कहलाती है, कौन सी एनर्जी होती है वो, ट्रांसलेशन एनर्जी। ट्रांसलेशन मोशन के कारण मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो कौन सी कहलाती है, ट्रांसलेशन एनर्जी। ट्रांसलेशन एनर्जी जो है वो प्योर काइनेटिक होती है, ट्रांसलेशन एनर्जी जो है वो प्योर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है और ये क्वांटाइज्ड नहीं होती, नॉट क्वांटाइज्ड। इसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू। उसके बाद मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स के का रोटेशन अपनी एक्स के चारों ओर जो रोटेशन है, लेकिन उसमें क्या चेंज है, न तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होनी चाहिए और न ही इन एटम्स की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, रोटेशनल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, रोटेशनल एनर्जी कहलाती है। ड्यू टू रोटेशन मोशन ये एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी है। क्या है ये, क्वांटाइज्ड एनर्जी है। ये क्या है, वाइब्रेशंस के कारण होती है। मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वाइब्रेशंस चलते हैं, इस तरीके के वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं, उन वाइब्रेशंस के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। ये दोनों एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ही रूप है, लेकिन पार्शियल काइनेटिक एनर्जी है। ये दोनों एनर्जी कैसी है, पार्शियल काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी कैसी थी, प्योर काइनेटिक एनर्जी। ये क्वांटाइज्ड नहीं थी, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। रोटेशनल एनर्जी रोटेशन मोशन के कारण क्रिएट होती है, रोटेशन के कारण क्रिएट होती है और ये क्वांटाइज्ड होती है। उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी वाइब्रेशंस के कारण क्रिएट होती है और ये भी क्वांटाइज्ड होती हैं। ये दोनों एनर्जी जो है वो पार्शियली काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तरह डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, डिफरेंट डिफरेंट arrangement of electrons in a molecule किसके कारण क्रिएट होती है, ड्यू टू द दिस एनर्जी इज क्रिएटेड बाय या ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स के कारण
जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था कल। उसके ये तो एनर्जी थी। अब इस ट्रांसलेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है तो बोर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन, बोर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन बता रही हूं। बोर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन ने के अकॉर्डिंग दो बातें हैं। फर्स्ट कि मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी जो होती है वो इन चारों एनर्जीज का सम होती है। ई ट्रांसलेशन प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक, ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशंस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशन, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का टोटल होती है या सम होती है। दूसरी बात, ये एनर्जीज इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट एनर्जीज होती हैं। मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशंस के अकॉर्डिंग इनका जो डेल ई इलेक्ट्रॉनिक्स ये अप्रोक्सीमेट होती है डेल ई वाइब्रेशनल इंटू 10⁻³ के, और ये अप्रोक्सीमेट होती है डेल ई रोटेशनल इंटू 10⁻⁶ के। मीन्स यदि किसी मॉलिक्यूल में एक बार वाइब्रेशंस होता है तो रोटेशन कितनी बार हो जाता है? 10⁻³ यदि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक बार वाइब्रेशंस होंगे तो रोटेशन कितनी बार हो गई? 10⁻³ बार। इतना ज्यादा डिफरेंस होने के कारण ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। यही कहलाती है बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन। बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जो है वो इन चारों एनर्जीज का सम होती है। दूसरी बात, बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार ये एनर्जीज इंडिपेंडेंट एनर्जी होती हैं। तीसरी बात, इनमें एक रिलेशनशिप निकाला था बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन में, ये मैंने साइन भी अप्रोक्सीमेशन का ही लगाया है। अब एग्जैक्ट इक्वल साइन नहीं है, अप्रोक्सीमेशन मीन्स उसके आसपास। तो डेल इलेक्ट्रॉनिक ई इलेक्ट्रॉनिक अप्रोक्सीमेट होती है डेल ई वाइब्रेशनल इंटू 10⁻³ ये अप्रोक्सीमेट होती है डेल ई रोटेशन इंटू 10⁻⁶ के। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल में एक बार वाइब्रेशंस होते हैं तो 10⁻³ टाइम्स उसमें रोटेशंस होते हैं। इसलिए इतने ज्यादा डिफरेंस होने के कारण ये एनर्जी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ये कहलाता है बॉर्न ओपनियर अप्रोक्सीमेशन। यहाँ तक की क्लासेस हमने कल कर ली थी। आप लोग जो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन 2 क्लासेस को पूरा देखो और उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ो। एनर्जी ऑर्डर और बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी है, फिर रोटेशनल एनर्जी है और सबसे कम है ट्रांसलेशन एनर्जी। ये है ऑर्डर एनर्जीज का, ये है ऑर्डर। इस एनर्जीज के ऑर्डर के आधार पे भाई ट्रांसलेशन एनर्जी के से तो हमें किसी भी तरीके का कोई भी स्पेक्ट्रा नहीं मिलता है, लेकिन इन 3 से हमें स्पेक्ट्रा मिलते हैं। इसलिए इन 3 एनर्जीज के आधार पे बैंड स्पेक्ट्रा को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा। अब बैंड स्पेक्ट्रा किसका था? अभी आपको मैंने बताया था बैंड स्पेक्ट्रा किसका था? मॉलिक्यूल का। अभी तो हमने स्टडी किया था कि 2 तरीके के होते हैं, लीनियर स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा।
लीनियर स्पेक्ट्रा एटम्स का स्पेक्ट्रा होता है और ये स्पेक्ट्रा किसका होता है, बैंड स्पेक्ट्रा का। तो बहुत बार क्वेश्चंस आपसे मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा का भी पूछ लिया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा डिफाइन करो, तो आप यही करना है आपको। कितने टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इन एनर्जीज के आधार पे किसमें क्या ट्रांजिशंस होंगे, उनके आधार पे बैंड स्पेक्ट्रा जो है वो 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब आता है, देखो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में, दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में, ये कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसको मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करूंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ हम, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो इनके एनर्जी लेवल्स को हमें डिफाइन करने के लिए क्वांटम नंबर काम में लेते हैं। इनके साथ जो क्वांटम नंबर काम में लेंगे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काम में लेंगे, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे दिखाते मैं, n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वाइब्रेशनल के लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को हम v से डिनोट करते हैं। रोटेशनल क्वांटम नंबर और रोटेशनल क्वांटम नंबर को हम j से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, और दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में, ये 1 है ये 2 है, ये n को डिफाइन कर रहे हैं, ये लाइनें, इनके बीच में ये जो लाइनें हैं ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को डिफाइन कर रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स 2 3 4 अप टू सो ऑन। और इन दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जिनको हम J से डिनोट करते हैं। 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते हैं। अब देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यदि मैं उस मॉलिक्यूल को बहुत कम एनर्जी देती हूँ, कितनी, 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ही एनर्जी की रेडिएशंस देती हूँ मैं उनको, किसी भी मॉलिक्यूल को यदि बहुत कम एनर्जी, लगभग 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी जाती है, तो इससे केवल और केवल कौन से ट्रांजिशंस होंगे, रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे, केवल और केवल रोटेशनल ट्रांजिशंस होंगे। एक रोटेशन एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचेगा, केवल और केवल, मींस क्या होगा, J1 से किस में जाएगा, J2 में। केवल क्या हो रहे हैं, कौन से ट्रांजिशंस हो रहे हैं, रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इसलिए ये स्पेक्ट्रा क्या कहलाएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहलाएगा।
ये स्पेक्ट्रा कौन सा कहलाएगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहलाएगा। दूसरी बात, इतनी एनर्जी कौन से रीजन में मिलती है हमें? माइक्रोवेव रीजन में। ये बहुत कम एनर्जी है। जब हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो माइक्रोवेव एनर्जी लिखी थी, माइक्रोवेव रेडिएशंस की एनर्जी लिखी थी, वो एनर्जी लगभग इसी के आसपास की है। तो ये जो कौन से रीजन में मिलेंगे हमें? माइक्रोवेव रीजन में मिलेंगे। जब माइक्रोवेव रीजन में है तो मैं इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहती हूँ। इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो एनर्जी है जिस रीजन में हमें मिलती है वो माइक्रोवेव रीजन है, इसलिए हम इसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यहाँ पे केवल और केवल क्या हो रहा है? रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? केवल रोटेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं, J1 से J2 या वो। तीसरी बात, इनके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है डेल J, इसकी वैल्यू आती है +-1। अब देखो, प्लस का मतलब है हायर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है हायर से लोअर एनर्जी लेवल से लोअर रोटेशनल लेवल से कहाँ जाना? हायर रोटेशनल लेवल पे। तो प्लस साइन आएगा। मीन्स यहाँ पे ये कौन सा स्पेक्ट्रा हुआ? एनर्जी अब्जॉर्ब की, इसलिए कौन सा स्पेक्ट्रा होगा? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और माइनस साइन किसके लिए काम में लेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए। किसके लिए काम में लिया जाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए। क्योंकि यहाँ क्या होगा? हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहे हैं ट्रांजिशंस? कहाँ हो रहे हैं? लोअर एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल पे। चलो आगे। उसके बाद वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी एक ही बात है। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक ही बात है। आपने रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लिखा, एक ही बात है। देखो, यदि मैं एनर्जी यहाँ तो क्या दी थी? 0.005। यदि मैं इस एनर्जी से थोड़ी सी बड़ी दे दूं, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी मैं इसको इस मॉलिक्यूल्स को देती हूँ, तो इसमें रोटेशन ट्रांजिशंस के साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे। यदि मैं इस मॉलिक्यूल को 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इतनी एनर्जी दूंगी तो इसमें जो ट्रांजिशंस होंगे वो वाइब्रेशन रोटेशनल ट्रांजिशंस के साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे। क्योंकि हमें पता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अभी हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे क्या है? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो जब वाइब्रेशंस ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस स्पेक्ट्रा को क्या कहा जाता है? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ये एनर्जी इसमें जो है वो V1 से V2 ट्रांजिशन तो हो ही रहे हैं, साथ के साथ क्या हो रहे हैं? J1 से J2 भी हो रहे हैं। 1 और 2 हम एक लेवल से दूसरे लेवल, बस इतना सही है। इसका ये मतलब समझ में मत लेना कि V1 वाला लेवल और ये 2 वाला नहीं, किसी भी लेवल में ट्रांजिशंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल। मैं बताऊंगी सिलेक्शन रूल क्या होता है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहाँ से मिलता है और इसमें क्या क्या होता है। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब मिलेगा? जब मैं उस मॉलिक्यूल को 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इतनी एनर्जी दूंगी। उसमें क्या होगा, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे, क्योंकि दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एनर्जी है ये कौन से रीजन में आएगी, ये जो एनर्जी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कौन से रीजन में आएगी, ये जो एनर्जी आती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन से रीजन में आएगी, अभी हमने पढ़ा था ना, किसमें आती है ये, आईआर, इंफ्रारेड में, 10⁻⁻1। ये एनर्जी कितनी बन गई, 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 अभी तो हमने उसकी लिखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में, जब मैंने आपको अभी स्पेक्ट्रा बताया था, रीजन बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी रीजन, उसमें किसकी आ रही थी, आईआर की। इसलिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी कहलाती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के साथ साथ हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है, इसलिए इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही सिंपल स्पेक्ट्रा होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। जब हम मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी है वो 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, कितनी एनर्जी दे, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब मैं उसको देती हूँ तो उसमें तीनों ट्रांजिशन होंगे भाई क्योंकि देखो अभी दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी, इलेक्ट्रॉनिक के साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी, और वाइब्रेशनल के साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस भी पॉसिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर तीनों के तीनों ट्रांजिशंस पॉसिबल है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, और उसके साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, और रोटेशनल ट्रांजिशंस। अब देखो 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कौन से रीजन में आ रही थी, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूवी विजिबल रीजन में, अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इससे जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा मिलता है। कैसा स्पेक्ट्रा होता है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस स्पेक्ट्रा में ये तीनों ही ट्रांजिशंस पॉसिबल है, तो वो स्पेक्ट्रा कॉम्प्लिकेट होता हुआ जाता है। इसके लिए सिलेक्शन रूल डेल V equal to plus minus 1 and del J is equal to plus minus 1। वही प्लस किसके लिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए, माइनस किसके लिए, एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए। यहाँ पे भी वही बात है। इसके लिए सिलेक्शन रूल, मैं सीधा सिलेक्शन रूल ही लिख रही हूँ, डेल N is equal to plus minus 1, डेल V equal to plus minus 1 और डेल J is equal to plus minus 1। आज हम लोगों ने
क्लासिफिकेशन ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा डिफाइन किया। बैंड स्पेक्ट्रा में हमने 3 तरीके के स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रा आते हैं ये मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा होते हैं। मॉलिक्यूल में फर्स्ट हमने स्टडी किया रोटेशनल स्पेक्ट्रा, दूसरा हमने स्टडी किया वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा और तीसरा हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं और दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। इन्हीं के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। इसलिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो हमें सबसे कम एनर्जी पे ही मिल जाता है। मींस रोटेशनल ट्रांजिशंस के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उस एनर्जी की वैल्यू होती है 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ये जो एनर्जी है ये कौन से रीजन में आ रही थी? माइक्रोवेव रीजन में आ रही थी। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इसके लिए केवल और केवल रोटेशनल ट्रांजिशंस ही होंगे, एक रोटेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में। और ये जो ट्रांजिशंस होंगे इनके लिए एक सिलेक्शन रूल है। इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल जे की वैल्यू +-1 होगी। मीन्स जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो एक हायर एनर्जी लेवल में होगा या एक लोअर एनर्जी लेवल में होगा। प्लस साइन जो है वो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए करते हैं और माइनस साइन जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए करते हैं। उसके बाद दूसरा था वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो एनर्जी रिक्वायर हुई वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इसके लगभग हम एनर्जी देते हैं तो उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे, क्योंकि दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। इसलिए ये दोनों ट्रांजिशंस एक साथ होंगे। इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोला? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोला। ये जो एनर्जी है ये हमें IR रीजन में मिलती है, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो डेल V = +-1 या डेल J = +-1, ये दोनों ही इसके लिए सिलेक्शन रूल है। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि हम मॉलिक्यूल्स को 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देते हैं तो उसमें तीनों ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी होगा, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होंगे। जब ये तीनों ट्रांजिशंस होंगे तो जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा मिलता है। ये एनर्जी जो है वो IR, ये एनर्जी लेवल्स जो हैं वो UV विजिबल रीजन में आते हैं। इसलिए ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है वो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इनके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो डेल N की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, डेल V की वैल्यू +-1 होनी चाहिए और डेल J की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इन तीनों वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद जो भी आपको इन टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।